So friends, today we are going to start with this book that is Accounting for Managerial Decision. इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके बीकॉम में भी आते होंगे क्योंकि बिकॉज दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बीकॉम सिलेबस एज वेल. बट हियर वी विल बी गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ ऑल दीज. हम लोग इनकी डेप्थ को भी पढ़ेंगे तो ये आपके बीकॉम में भी काम आ सकते हैं एज वेल एज आपके जो एमकॉम प्रीवियस ईयर है उसमें भी काम आ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो इसकी इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं. सो फर्स्ट चैप्टर इसमें अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. फिर इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल डिसीजन. फिर उसके बाद ये सारी जितनी भी चैप्टर हैं इनमें मैंने एक रैंकिंग दे रखी है. रैंकिंग देने से आपको क्या हो जाएगा कि आपको पता रहेगा आपको किस सीक्वेंस में ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं और किस सीक्वेंस में आपको समझने हैं. पहले तो हम लोग ये दो चैप्टर देख लेंगे कि इसकी थियरी, क्योंकि बिकॉज दीज आर द बेसिक चैप्टर्स. अगर आपको ये समझ में आ गए तो आप जितनी भी आगे चैप्टर्स कर रहे हैं उनकी थियरी एज वेल एज जो उनकी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनका बेस समझ लेंगे. ओके. फिर इसके बाद ये जो देखिए मैंने मार्क करके रखे हैं कि ये कुछ हैं जो थ्योरी के आपके चैप्टर्स हैं. ये वाला चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर जो बात करता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसकी पोजीशन, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है कि जहाँ पर हम पर्टिकुलर मैनेजर को एक यूनिट, पहले सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाते हैं एक कंपनी में. फिर उसके बाद वहाँ पर हम उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और फिर उसकी अकाउंटिंग करते हैं. कैसे करते हैं अकाउंटिंग? देखते हैं कि हमने जो उसको टारगेट दिया था वो उसने पूरा किया है या पूरा नहीं किया है. अब फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इसकी मीनिंग, काइंड्स और इंपॉर्टेंस के बारे में. फिर इसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस. ये आपने बीकॉम में पढ़ा होगा. इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. फिर इसके बाद ये सारे चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं जिसमें कि मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस. ये भी आपका वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप ब्रेक इवन एनालिसिस में पीवी रेशियो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये हैं आपके चैप्टर्स. तो चलिए आप इसको देख लीजिएगा. मैंने इसमें आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर में. इन फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले इसमें बताया गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है. सिंपल सी बात है, आप इसके जो टू वर्ड्स हैं मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, इसको आप अगर देखें तो आप इसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती होगी. मैनेजमेंट यानी कि जहाँ पर आप कोई चीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग. मैनेजमेंट क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है किसी भी कंपनी में जो एडमिनिस्टर करती है कि आपकी कंपनी में किस काम को कैसे करना है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट और ये होती है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग विच इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, जहाँ पर वो अकाउंटिंग जो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ा दे वो होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और इस अकाउंटिंग में हमें ज़रूरत होती है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की, कुछ आपके जो रेशियोज़ होते हैं उनकी ज़रूरत होती है. जैसे कि रेशियो एनालिसिस करते हैं. अगर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हम उनको ईजिली समझ पाते हैं कि हमें कितने सेल में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो यहाँ पर हमें सारे के सारे जितने भी चैप्टर हम इसमें पढ़ते हैं हमें उनको कनेक्ट करके चलना है. अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कि इसमें हम करते क्या हैं. इसमें हम किसी भी अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसका समराइजेशन करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमारे मैनेजमेंट डिसीजन को लेने में या फिर हमारे मैनेजर को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है इसके बारे में बताए, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और उसे हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये एक तरह का ऐसा मेथड होता है प्रेजेंटेशन का कि जिसमें अकाउंट्स हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मैनेजर्स के लिए फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद इन्होंने मिस्टर जेम्स एच ब्लिस ने एक अपनी डेफिनेशन दे रखी है अपनी बुक में. ये बताया है कि ही सेड दैट इट इज़ through the intelligent and effective use of accounting data that the management of a business may maintain the best contracts with details of its operation and affairs and exercise the most control over them. यानी कि ये एक ऐसा डेटा होता है, ऐसे डिटेल होती हैं जिससे कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं, उनके ऑपरेशन हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है. ओके. सो इसे आप फिर से पढ़ सकते हैं.
पॉजिंग दिस वीडियो, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इसे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐसे वर्ड टू वर्ड थोड़ा बहुत याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप इसे कोट करना चाहते हैं तो कोट कर सकते हैं, अदरवाइज एक नीचे और एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड का दिया हुआ है। आप ICAI का अगर कोई इंडिया का अगर निकाल सकते हैं गूगल से तो वो निकाल करके आप कॉमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए और उसे अपनी नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहला और सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी अकाउंटिंग का होता है कि हम कॉस्ट को डिक्रीज कर सकें, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैनेजमेंट में ले आएं। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जेम्स H. ब्लिस ने बताया कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अकाउंटिंग वर्क का, वो होता है कि हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमारी ये जो हमारी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को वो क्या करे, सर्विस प्रोवाइड करे, यानी कि वो बताए कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको पता होगा कि आपकी इतनी सेल में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आपको डबल प्रॉफिट करने के लिए आपको सेल भी डबल करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको कोई डिसीजन, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में किस तरह से टारगेट सेट किए जाते हैं। टारगेट तभी सेट कर पाते हैं वो लोग जब उनके पास कुछ डेटा होता है, उनके पास कुछ एनालाइज्ड वैल्यूज होती हैं, उसी के बेस पर वो सेट करते हैं। तो इसी तरह से आपकी अकाउंटिंग होती है। चलिए आप पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये कि प्रोवाइड्स अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड अदर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेटा इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट। यानी कि सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का डेटा हो। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये एफिशिएंसी को मेजर करता है और टारगेट को अचीव करने में मदद करता है। फिर इसके बाद ये कई तरह की रिपोर्ट्स बनाता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है उनके रिजल्ट को, और हर लेवल, मैनेजमेंट की हर लेवल पे ये मदद करता है। फिर इसके बाद ये एनालाइज करता है रीज़न कि ये डेविएशन हुए क्यों। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर सिर्फ चैप्टर्स के नेम भी याद रहे तो आप आसानी से इनके ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बजटिंग का चैप्टर आपको याद है तो आप ये बता सकते हैं कि ये इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं कि ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करता है, और फिर इसके बाद ये हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में भी मदद करता है, और हम किस तरीके से एक्शन को लें, कैसा हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, कौन से स्टेप्स लें, इसके बारे में भी ये हमें क्लैरिफाई कर देता है। अब आगे बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, एडवांटेजेस में आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास अच्छा डेटा है, अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आपका माइंड कितना काम एंड कंपोज्ड रहता है। अगर आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप डिविएट हो सकते हैं चीज़ों से। इसी तरह से जब मैनेजमेंट के पास उसके काम की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो स्टेबल रहता है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो इफेक्टिव प्लान को बनाता है और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करता है। प्लानिंग एफिशिएंट हो जाती है और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें वो सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, और ये जो सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है इसको घटा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब आगे इसमें बता रहे हैं कि सेकेंड आपका आता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। सिंपल सी बात है, अगर आपकी स्टेबिलिटी होगी तो ऑफकोर्स आपकी जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज होंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल होंगे तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़, प्रोडक्टिव आइडियाज़, आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी और रिटर्न्स आपके बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद आपकी सर्विसेज इंप्रूव होंगी स्टेबिलिटी की वजह से। आपकी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, क्योंकि प्रॉफिट आप बना सकोगे, प्रॉफिट बनाने की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सर्विसेज दे पाओगे, तो इसकी वजह से जो आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो हेल्दी होते जाएंगे। फिर उसके बाद एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने कंट्रोल बना के रखा, आपने वेस्टेजेस को कम कर दिया है, प्रोडक्शन की जो डिफेक्टिव्स हैं उनको कम कर दिया है। फिर उसके बाद आता है कि ये स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करता है। वैसे तो ये मुझे लगता है ये पॉइंट आपको लास्ट में देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देना चाहिए था, बट
कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब फिर बात करें कॉस्ट कंट्रोल की। यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करती है, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कम प्रॉफिट बना रहा है, तो आप उसी के हिसाब से उस पर कॉस्ट भी लगाओगे, कॉस्ट इनकर करोगे। ओके, अब चलिए बात करते हैं लिमिटेशन की। तो सबसे पहले लिमिटेशन तो इसकी ये होती है कि यहाँ पर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों एक्यूरेसी? सो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड क्योंकि यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से इसकी एक्यूरेसी हमेशा सस्पेक्टेड रहती है। और यहाँ पर ये जिसको एक्यूरेसी होती है वो दूसरे अकाउंट जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा हो गया, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हो गया, तो इस पर डिपेंडेंट रहती है। इस वजह से इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है उसमें एक्यूरेसी या फेयरनेस के को हम लोग अच्छे तरह से, मतलब एक तरह से ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। देखिए, डिसीजन लेना तो आसान होता है। आपने आज सोच लिया कि आप कल से 12 घंटे पढ़ेंगे, पर क्या ये पॉसिबल हो पाता है? ऐसा ऑफकोर्स नहीं हो पाता है कई बार, कुछ कंडीशंस की वजह से और कुछ अदर रीजंस की वजह से, आपके खुद के रीज़न होते होंगे। सो यहाँ पर आपके जो डिसीजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। और अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो जो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो हम जिसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर अपना रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन स्पेशली ऑल लेवल्स पे नहीं हो पाता। कुछ लेवल पे तो हो जाता है पर ऑल लेवल्स पे नहीं हो पाता। फिर उसके बाद टूल फॉर मैनेजमेंट, यानी कि ये जो टूल है ये मेयरली मैनेजमेंट तक ही सीमित रह जाता है। यानी कि जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर आपकी सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं, कई बार ये सर्विसेज इंप्रूव नहीं हो पाती और मैनेजमेंट को ही ये फ़ायदा पहुंचाती है। और जो चीज़ें हैं, जो आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने चाहिए, जो आपके टूल अच्छे से सबसे निचले स्तर तक, यानी कि आपके बेस से उठ करके ऊपर तक भी आनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सो रिटन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली अ टूल फॉर मैनेजमेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस और प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट। यानी कि एक तो ये मैनेजमेंट का सिर्फ एक टूल मात्र होता है, ये मैनेजमेंट का अल्टरनेटिव नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ कि ये हमारे जो मैनेजमेंट के अलावा कई सारी जो आपकी लेबर एक्टिविटीज़ हैं, इन पर इफेक्टिव रोल क्रिएट नहीं कर पाता, रोल नहीं अपना प्ले कर पाता। फिर इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ अदर एरियाज, जैसे कि मैंने बताया कि ये डिपेंडेंट रहता है आपके स्टैटिस्टिक्स पे, मैनेजमेंट साइंस पे और अदर अकाउंट्स पे। फिर बात करते हैं ह्यूमन जजमेंट। इसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अगर आप बजट बनाएंगे तो जैसा आपका परसेप्शन रहेगा वैसा आपका बजट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देख करके लिए जाते हैं। फिर डेवलपिंग स्टेज, या यहाँ पर डेवलपिंग स्टेज पर है, जैसे कि एक एग्जांपल आपका ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, तो वो एक डेवलपिंग स्टेज है, तो ये अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ अभी। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंसिव, यानी कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो फुल फ्लेज इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम तो कर सकता है, पर ये कॉस्टली बहुत पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारी एक अलग से यूनिट सेट करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम इसे सिर्फ बिग यूनिट्स में ही अपना इसको यूज़ कर पाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ठीक है, तो चलिए मैंने आज आपसे बात करी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशन। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए अब इस चैप्टर में बहुत जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर रिपीटेटिव है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं, तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी नहीं है और यहाँ पर स्टैट्यूट्स होते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। तो ये कुछ कॉमन सी सिंपल सी चीज़ें हैं, इन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। होप सो आपने बीकॉम में पढ़ा ही होगा। तो ये देखिए ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं देने जा रही हूँ आपको एक क्वेश्चन। यहाँ आपका क्वेश्चन जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स, व्हाट आर दोज, डिस्कस द वेरियस लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के बारे में सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि ये बोल रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस अकाउंटेंसी सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया,
फिर उसके बाद जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे मेंटेन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको करा जाता है। अब इसका आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए जिस तरीके से इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको उस स्टेटमेंट को लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसे कोट कर दीजिए कि जिससे ये रहे कि हाँ आपने इस स्टेटमेंट को जो कि बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, उसको आप ये बता सकें कि हाँ मैंने इस चीज को समझा है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या क्या बात करनी है, मैंने जैसा कि आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होती है। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर ना ही ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना है और ना ही इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे आपको बात करना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है उसको उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, आप इसके सोर्सेज की बात करेंगे। ओके, तो सोर्सेज के बारे में आप देख सकते हैं कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया, ठीक है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स भी मेंशन कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से चैप्टर मेंशन करेंगे, आप मेंशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। ओके, आप बजट के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ हैं जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से उठ करके आए हुए हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपकी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी भी चीजें यूज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसको भी हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपको 5 to 6 पिलर्स बनाने देखने हैं। आप इसे, आपके पास 7 मिनट्स की लिमिट होगी, आप इसको 190 या 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 200 वर्ड्स की मैं लिमिट दे देती हूँ। 200 वर्ड्स में इसको आपको लिखना है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे होम।